हेलो माय ज्वालामुखीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज की हमारी इस क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर विच इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। लेकिन इस चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबके मन में एक सवाल है कि मैम इस चैप्टर के नोट्स हमको कहाँ पर मिलेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी PW की ऐप पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो बच्चे PW के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ बच्चों की ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर साल करोड़ों बच्चे जो हैं भारत के वो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाई करते हैं। और आप लोग भी बच्चों इस ऐप के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद ही है। फटाफट से आज के सेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे फूड सिक्योरिटी चैप्टर को भी पढ़ लेते हैं, वो भी इन वन शॉट, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पर मुझे पता है कि नाम पढ़ने से ही सबको लग रहा है फूड सिक्योरिटी, यानी कि मैम हमारा जो खाना आएगा, लंच आएगा, डिनर आएगा, हम क्या करेंगे, उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे, किसी को जो है ऐसे झपट्टा नहीं मारने देंगे उस पे। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। फूड सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि हम अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे या फिर उसको जो है उसकी सिक्योरिटी करेंगे। इट डज नॉट मीन दैट। तो फिर क्या मतलब है इसका? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। फूड सिक्योरिटी का यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा मतलब है। Food security actually means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times। यानी कि बच्चों सिंपल सी बात है, जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, एवरीवन, ऑल द पीपल, सबको एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो जितना खाना एक दिन में चाहिए या हर दिन चाहिए वो खाना मौजूद होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। बट यहाँ 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज है कि खाना अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आपके देश में इतनी जो है प्रोडक्शन होनी चाहिए, या फिर अगर आप बाहर किसी देश से मंगा रहे हो तो इंपोर्ट्स उतने होने चाहिए। मतलब देश के अंदर खाना उतना अवेलेबल होना चाहिए जितना लोगों को चाहिए। द सेकंड थिंग इज इट शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है कि हर किसी व्यक्ति तक खाने की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जो 7 समुंदर पार है आपको खाना ढूंढने के लिए जाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव द एक्सेसिबिलिटी टू फूड। एंड द थर्ड थिंग इज द अफोर्डेबिलिटी, यानी कि हर किसी की जेब में बच्चों इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि वो खाने को अफोर्ड कर सके। ये नहीं है कि हम जो है ऐसे ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, खाने को ऐसे देखे जा रहे हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। तो दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। इट ऑल्सो शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, सारे के सारे लोगों को एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। ये 3 फीचर्स हैं, इनको भी मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगी, लेकिन इनको याद रखना, द 3 A's ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे सरकार का एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल बनता है। अगर देश में कभी भी बच्चों फूड सिक्योरिटी पे कोई खतरा आता है या फिर फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाती है, तो उस टाइम पे द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि वो जो है अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इतना ज्यादा अनाज मेंटेन करके रख रहा है जिसको कि वो लोगों तक प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट कैसे ख्याल रखेगी लोगों की फूड सिक्योरिटी का, ये सारे सवाल मेरे को पता है कि आपके मन में गूंज रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का भी जवाब मैं आगे चल के चैप्टर में देने वाली हूं। तो चलो आगे चलते हैं। यहां पर ओके यस, तो यहाँ पे वही वाली बात है कि जोई डजंट शेयर हिज फूड, ठीक है। ये वो वाली बात नहीं हो रही है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हम खाना किसी के साथ बांटेंगे नहीं, किसी को आने नहीं देंगे खाने के आसपास, ठीक है। ऐसे मत करने लग जाना कि आज ही मम्मी हमने तो आज ही क्लास में पढ़ा था फूड सिक्योरिटी के बारे में और अब हम अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। डोंट डू दैट, ठीक है। चलो, तो ये तो मजाक की बात हो गई बच्चों। अभी मैंने आपको 3 फीचर्स जो बताए उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में, विस्तार में आपको थोड़ा सा और बताने वाली हूँ। तो देखिए, कभी भी अगर ये सवाल आ जाता है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द 3 A's ऑफ फूड सिक्योरिटी, पता नहीं ये तो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ भी अगर ऐसा अटपटा सा सवाल आता है तो हमको उसका सिंपल सा जवाब लिखना है, यही अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। जरा सा इसको विस्तार में मैं आपको बच्चों बताती हूँ। देखो, तो फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो ये सवाल बन सकता है कि कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं फूड सिक्योरिटी के, क्या क्या पहलू हैं फूड सिक्योरिटी के। सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहला डायमेंशन अवेलेबिलिटी, यानी कि भाई फूड सिक्योर करना है तो पहले खाना होना तो चाहिए। अब कहां से लाएंगे खाना देश के अंदर? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। 3 चीजें बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। देखो क्या, कौन सी 3 चीजें बताई हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है मेरी बात को।
किस कलर से लिखूं मैं? ओके, देखो, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, मतलब देश में इतना खाना बन रहा है कि देश के लोगों के लिए हो, ठीक है। उसी के साथ अगर कुछ चीजें नहीं है तो हम उसको इंपोर्ट करके यानी कि किसी दूसरे देश से मंगवा रहे हैं। एंड साथ ही में प्रीवियस ईयर स्टॉक, पिछले साल अगर थोड़ा अनाज ज्यादा प्रोड्यूस हो गया था, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई थी, तो उसको भी हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है। ये नहीं है कि बासी खाना खिला देंगे, स्टोर करके रखा हुआ है। और वो भी स्टोर हमने इतना करा होना चाहिए कि इट शुड बी सफिशिएंट फॉर द पॉपुलेशन, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है बच्चों जहां पर अभी की फसल खराब हो गई, तो पुराना स्टॉक होना चाहिए कि हम लोगों को प्रोवाइड कर सके खाना, ठीक है। तो द फूड शुड बी अवेलेबल, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। खाना कैसे अवेलेबल होगा? उतने खाने की प्रोडक्शन करो, अगर खाना नहीं है तो बाहर से मंगवाओ, इंपोर्ट करो, या फिर पिछले साल का स्टॉक भी आपके पास पड़ा होना चाहिए इन केस उसकी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं अवेलेबिलिटी को लेकर। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब यही है बच्चों, इट मींस फूड शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर किसी की रीच में होना चाहिए खाना, हर किसी की पहुंच हो सके खाने तक, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ तो मार्केट है, सब्जी वगैरह हर चीज फल मिलते हैं, लेकिन गांव के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, लोगों को जो है ऐसे 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर किसी की पहुंच जो है, हर कोई पहुंच पा रहा है खाने तक, वो बात है यहाँ पे। और लास्ट चीज यहाँ जो डायमेंशन है दैट इज पैसा, यानी कि अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है। अफोर्डेबिलिटी इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। अब भाई आजकल के टाइम में तो ना क्या हो गया है, ओनली 1 चपाती, दिस मच ऑफ कर्ड, है ना, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, दिस मच प्रोटीन, दिस मच कार्ब्स, ऐसे करके लोग बताते हैं। बट भाई लोग, क्या हर किसी को ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्या खाने में? ऐसा नहीं है बच्चों। लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, और हम लोग बातें क्या करते हैं, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्ब्स होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, विच इज एक्चुअली अ प्रिविलेज दैट वी आर एबल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, कि इतना न्यूट्रिशन इतने से मिलेगा उतना से। बट देयर आर पीपल जिनको भाई 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो यहाँ वही बात है कि हर व्यक्ति तक बच्चों खाना पहुंच तो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आप मार्केट में बस खाने को देख के गुजर रहे हो, क्योंकि आप उसको खरीद नहीं सकते। That should not be the case. People should have the required amount of money. उनके पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे कि वो उस खाने को खरीद सकें, जो कि उनकी डाइटरी नीड्स, जो कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ये नहीं कि रोटी नमक के साथ लगा के खा रहे हैं, वो वाली चीज नहीं कह रही हूँ, ठीक है। वही प्रॉपर न्यूट्रिशन, वही प्रोटीन, वही कार्ब्स, वही हर चीज जो कि आपको खाने में चाहिए, वो सारी नीड्स को वो पूरा कर पा रहे हैं। उतना जो है पैसा उनकी जेब में होना चाहिए कि वो ऐसा खाना खरीद के खा सके। सिंपल सी बात है। 3 डायमेंशन है अवेलेबिलिटी, जहां पर हमने ये बोला, देखो मैं बार बार रिपीट करूंगी जब तक तुम्हें ना यहां पर जो है चीजें फिट ना हो जाए। 3 dimensions of food security. The very first thing to ensure food security is that food should be available. Available होने का मतलब है देश के अंदर प्रोडक्शन होनी चाहिए खाने की। फूड इंपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर कोई चीज देश में नहीं है तो बाहर से मंगवा रहे हैं। एंड तीसरी चीज है पिछले साल के स्टॉक भी मौजूद होना चाहिए खाने का, अगर जरूरत पड़ जाए तो। दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी, दैट मीन्स फूड शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है, हर किसी के पहुंच में होना चाहिए खाना। तीसरी चीज है कि उस खाना वो पहुंच में तो है, लेकिन फिर उस खाने को खरीदने का पैसा भी हर किसी के पास होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। चलो 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 आगे आ जाते हैं। अब मेरे बच्चे बात आती है फूड सिक्योरिटी है क्या, है ना। फूड सिक्योरिटी है क्या, ये तो पढ़ लिया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी को हम लोग इंश्योर कैसे करते हैं? हाउ डू वी इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योर रहे, इस चीज को हम मेक श्योर कैसे करेंगे? वादा कैसे करोगे कि हाँ अब देश में ना सबको जो है अवेलेबिलिटी भी है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, कैसे? तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन द कंट्री ओनली इफ enough food is available for all persons have capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on access to food. oh wow, ये तो हमने वही सेम चीज को ऐसे उलट पुलट करके दोबारा से लिख दिया। तो वही बात हो रही है बच्चों की देश के अंदर फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होगी जब देश में उतना अवेलेबल खाना हो जो हर किसी की रिक्वायरमेंट्स के लिए है, ठीक है। उतना अवेलेबल खाना होना चाहिए फॉर ऑल द पीपल, हर किसी के पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो उन्हें खाना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का जो खाना चाहिए अपनी डाइटरी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो उसको खरीद सके, और कोई बैरियर, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू फूड, है ना, उन्हें उस चीज की पहुंच होनी चाहिए। ये वही 3 फीचर्स दोबारा से लिख दिए हैं। चलो अब व्हाई फूड सिक्योरिटी,
बच्चों हम लोग इतनी ज्यादा फूड सिक्योरिटी की बात क्यों करते जा रहे हैं? क्या मैम कुछ ऐसे लोग हैं, देखो हम तो खाना खा लेते हैं मैम, लेकिन क्या फूड सिक्योरिटी कभी खतरे में आती है? क्या ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है? या क्या कभी ऐसी स्थिति आती है जहां पर खाने पे खतरा आ जाता है? तो यस बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों, इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी, बहुत बारी ऐसे होता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब प्राकृतिक आपदा आ रही है। प्राकृतिक आपदा से मेरा मतलब है कि हो सकता है सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ जाएगा तो जो किसान है वो उतना जो है प्रोडक्शन ग्रेन्स का नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ग्रेन्स का उतना प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में सप्लाई कम रहेगी, अनाज कम रहेगा, है ना, और प्राइस बढ़ जाएंगे। तो वही बात है कि अवेलेबिलिटी पे भी खतरा आएगा और अफोर्डेबिलिटी पे भी खतरा आएगा, लोग उतना महंगा जो है अनाज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात हो रही है कि इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी, अगर कोई प्राकृतिक आपदा की सिचुएशन आती है तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब खाने की प्रोडक्शन कम हो गई है, सप्लाई खाने की कम हो गई है, दैट इज वाई प्राइसेस जो है खाने के बढ़ जाएंगे एंड इससे एक शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट होगा। इससे क्या क्रिएट होगा? खाने की कमी क्रिएट होगी। खाने की कमी क्रिएट हो गई है, दाम बढ़ गए हैं, सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, गरीब क्या करेंगे फिर उस स्थिति के अंदर? तो यहाँ पे वही बात आती है, people cannot afford to buy food and if such a calamity happens in a very widespread area or is stretched over a longer time period, it might cause a situation of starvation। बच्चों यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा मतलब एक बहुत बड़े एरिया में हो रही है, ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में हो रही है या विलेज में हो रही है, नहीं, अगर एक बहुत बड़े एरिया में ऐसी फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन आ रही है और बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है, तो एक स्टारवेशन की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है जहां पे लोग भूखे बैठे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, खाना वो ना तो अफोर्ड कर पा रहे हैं ना खाना है, तो एक स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और मैसिव स्टारवेशन जब हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोग अगर इसी हंगर से जूझ रहे हैं, तो वो एक फेमाइन की सिचुएशन होती है, भुखमरी की स्थिति। Famine is characterized by widespread deaths due to starvation, epidemics caused by forced use of contaminated water, decaying food, loss of body resistance due to weakening from starvation। तो बच्चों देखो यहाँ पे so many things are interrelated, है ना, so many things are interrelated। जैसे कि यहाँ पे ये बोला गया है, मैं आपको सिंपल अगर बताऊं तो see what is being said। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन आती है, यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मैं तो नहीं बोलूंगी कि कभी आए, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर ड्रॉट आ गया, है ना, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है, आपदा में तो कुछ भी हो सकता है। बच्चों कोरोना वायरस भी एक आपदा ही थी वैसे, ठीक है, वहां मतलब ऐसे बाढ़ नहीं आई थी, सूखा नहीं पड़ा था, पर बीमारियां फैल गई थी, और बीमारी फैलने की वजह से एक तरीके से लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है, हर चीज के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, ऊपर से लोगों के पास इनकम भी नहीं है उस टाइम पे, है ना, काम धंधा जो है रुक गया था एक तरीके से, तो a lot of difficulties were created at that time also। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई जो होगी खाने की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर खाने की सप्लाई में कमी आई है तो जाहिर सी बात है कि खाने का जो प्राइस होगा, प्राइस ऑफ फूड जो होगा वो बढ़ जाएगा, प्राइस ऑफ फूड बढ़ जाएगा। एक तो खाने की कमी, ऊपर से दाम बढ़ गए हैं, ये तो वही बात हो गई कि गरीबी में आटा गीला है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर ऐसी स्थिति आएगी तो दिस विल लीड टू स्टार्वेशन, और अगर वो स्टार्वेशन यानी कि लोग स्टार्व कर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, भूखे जो है बैठे हैं, अगर लोग बच्चों इतना ज्यादा स्टार्व करते रहेंगे, अगर इतनी ज्यादा हंगर से वो जूझते रहेंगे, ठीक है, भूखे बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? हम लोग देखेंगे कि भूखे रहते रहते आपको मतलब कुछ भी मिल रहा है, आप गंदा पानी मिल रहा है, गंदा जो खाना मिल रहा है, आप बस अपने गुजारे लायक उसको कंज्यूम करते जा रहे हो, एंड उस स्थिति के अंदर आपको बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है, भूखे रहने से भी बीमारी लग सकती है, और एक गंदा अगर पानी या खाना आप कंज्यूम करोगे जो कंटामिनेटेड है, उससे भी आपको बीमारी लग सकती है, एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू डेथ्स, ठीक है, उससे जो है मौत जो है बढ़ सकती है। यहाँ पे वही होगा, अगर एक वाइड स्प्रेड एरिया में, अगर एक बहुत बड़े एरिया में ये जो स्टार्वेशन है फैलती है तो उसको हम फेमाइन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर वो वाइड स्प्रेड एरिया में हो रही है तो वो फेमाइन होगी, और फेमाइन होने की वजह से वीकर बॉडीज, डिसीजेस, ये सारी चीजें, लोग कमजोर हो जाएंगे, उनको जो है बीमारियां लग जाएंगी, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ्स। तो यार बहुत ही गलत है ये तो।
मतलब कि अगर नेचुरल कैलामिटी की स्थिति आती है तो आपको पता है कि उससे क्या क्या, मतलब व्हाट ऑल इट कुड लीड टू, क्या क्या उससे गलत गलत चीजें जो है एक के बाद एक मल्टीप्लाई हो सकती हैं, एंड इट कुड ऑल्सो रिजल्ट टू डेथ्स ऑफ द पीपल। आगे आइए, अब यहां पर बात आती है, जैसे कि मैंने आपको पॉवर्टी के चैप्टर में भी पढ़ा रखा है बच्चों, कि गरीबी ना एक ऐसी चीज है जो हर किसी पे बराबर अफेक्ट नहीं करती। कुछ लोगों पे गरीब रहने का या होने का ज्यादा रिस्क होता है। तो यहां पे भी वही वाली बात है, लाइक सम पीपल आर मोर वल्नरेबल टू फॉल इनटू पॉवर्टी। ठीक है, वल्नरेबल ज्यादा है, उन पे रिस्क ज्यादा है कि वो या तो गरीब रहेंगे या आगे चल के गरीब हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी बात हो रही है कि हु आर फूड इनसिक्योर, कौन ऐसे वो लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योरिटी से जूझ सकते हैं, जिनको खाना नहीं मिलेगा या फिर जो ऐसी बुरी स्थिति, हंगर वाली स्थिति में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ग्रुप्स दैट आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी, तो यहां पर वर्स्ट अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी, जिनको फूड इनसिक्योरिटी से जूझना पड़ेगा, जिनके पास वो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी वाली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, देखो गरीबी के साथ ही सिचुएटेड है फूड इनसिक्योरिटी भी। अगर आप गरीब हो तो वही बात है कि आप खाना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, है ना, वो सब चीजें होंगी। सो लैंडलेस पीपल और दोज विद लिटिल लैंड, या तो जिनके पास बहुत ही छोटी जमीन है, जो बस गुजारे लायक कमाई कर रहे हैं और गुजारा भी नहीं कर पा रहे, या फिर जिनके पास जमीन है ही नहीं, जो कि एक वेज लेबरर की तरह हर रोज काम ढूंढ रहा है कि किसी की जमीन पे मुझे काम मिल जाए, जिस दिन काम मिलेगा उसी दिन पैसा मिलेगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जो इंसान गरीब है, ऑब्वियसली वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसके साथ तो फूड इनसिक्योरिटी होगी ही। साथ ही में ट्रेडिशनल आर्टिसन, सर्विस प्रोवाइडर्स, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, डेस्टिट्यूट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग बेगर्स। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो लोग बहुत मतलब छोटा छोटा काम कर रहे हैं, इन द सेंस जहां ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है, जो दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या छोटा कोई घर में मटकी बना रहा है, कुछ बना रहा है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जिन्होंने कुछ अपने से करने को चालू करा है बट दे आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच, एंड उसी के साथ जो लोग भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दीज पीपल दे सफर फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी, इनको बच्चों वो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी वाली प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। नेक्स्ट इज अर्बन एरियाज। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है करोड़ों रुपए लेकर बैठा है। शहरों के अंदर भी फैमिलीज विद मेंबर्स वर्किंग इन इल पेड ऑक्यूपेशंस और द कैजुअल लेबर मार्केट, वर्कर्स एंगेज्ड इन सीजनल एम्प्लॉयमेंट विद लो वेजेस दैट बेयरली इंश्योर सर्वाइवल। तो यहाँ पे यार यही बात हो रही है कि जो लोग इल पेड जॉब्स में, लाइक दोज पीपल हु हैव टू रेगुलरली फाइंड वर्क, हर दिन निकलना पड़ता है काम की तलाश में, जिस दिन काम मिलेगा उस दिन का पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इल पेड जॉब्स हैं, हर रोज आपको काम ढूंढना पड़ रहा है, जिस दिन काम मिल रहा है उस दिन का तो पैसा मिल रहा है, लेकिन बाकी दिन का क्या है ना, उस दिन कैसे गुजारा होगा। तो यहाँ वही बात है। ठीक है, कैजुअल लेबरर्स, जैसे बच्चों हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक तो काम मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, या फिर जो कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, ऑल दीज पीपल दे आर ऑल कैजुअल लेबरर्स एंड दे स्ट्रगल। ठीक है, दे स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज वो जो काम है वो बहुत सीजनल है, जो आपको मिल रहा है एक टाइम पे तब तो काम है, लेकिन उसके बाद क्या। ठीक है, तो वाली चीज है। तो अर्बन एरियाज में ये लोग फूड इनसिक्योर है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कुछ सोशल फैक्टर्स भी आते हैं। अब ये तो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, है ना, कि जिसके पास पैसा कम है तो वो इस वजह से खाने की दिक्कत से जूझ रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों सोसाइटी की भी जरा बात हो जाए, समाज की भी जरा बात हो जाए, तो जिन लोगों को आपने एक तरीके से उतनी प्रिविलेजेस नहीं दे रखी, जिनको सोसाइटी से आपने अलग कर रखा है, वो लोग भी तो फूड इनसिक्योरिटी से जूझेंगे। जैसे कि कास्ट फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ जातियों को आपने शुरू से ही क्या करा, कास्ट सिस्टम के तहत उनको बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार करा, उनको जो प्रिविलेजेस दूसरे अपर कास्ट को मिलते थे वो इन कास्ट को नहीं दिए गए, तो एक तरीके से सोसाइटी से अलग रखा गया और प्रिविलेजेस नहीं दिए गए। सो दोज कास्ट लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लोअर सेक्शंस ऑफ ओबीसीज, ये लोग भी ज्यादा प्रोन है टू फूड इनसिक्योरिटी। अलॉन्ग विद दैट ग्रुप्स ऑफन हैव लो लैंड प्रोडक्टिविटी और पुअर लैंड होल्डिंग, क्योंकि बच्चों देखो उस समय से ही उनके साथ बहुत गलत हो रहा था, तो दैट इज वाई दे वर नॉट एबल टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप। मतलब उनमें से जो ग्रुप्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज में से, जो आज उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, जो उसी सिचुएशन में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट है कि 2 वक्त की रोटी कमाना। ठीक है, उसी के साथ माइग्रेशन डिजास्टर्स। अब यार हाँ, दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे क्या होता है, पीपल डिस्प्लेस्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स और फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क फेस हाई फूड इनसिक्योरिटी।
अब यार किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है, कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, व्हाटएवर, ठीक है, तो उस नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर भी पीपल विल स्टार्व, हाउ विल दे गेट फूड? तो वो एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि व्हेन पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, बहुत बारी क्या होता है बच्चों, लोग रूरल एरिया से उठकर अर्बन एरिया में आते हैं काम ढूंढने के लिए। उन्हें लगता है कि अर्बन एरियाज जो हैं, शहर जो हैं, यहाँ पर शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, हम लोग अगर अर्बन एरिया में जाएंगे तो वहां पर हमें नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। इस उम्मीद और इस आशा में वो अर्बन एरिया में आ तो जाते हैं, शहरों में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें डार्क रियलिटी पता चलती है कि यार यहाँ पर भी काम नहीं है, यहाँ पर भी जॉब्स नहीं है, तो व्हाट शुड बी डू? तो इसी वजह से बच्चों फिर उनको वही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। एंड दे आल्सो सफर फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी, स्लम्स में रहना पड़ता है, गुजारे लायक कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो वही सेम दिक्कत यहाँ पर भी होती है। साथ ही में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विमेन एंड चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल, महिलाएं और बच्चे जो हैं वो तो सबसे ज्यादा खतरे में है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ वही बात है बच्चों, हाई malnutrition among women is a major concern. Pregnant, nursing mothers, children under 5 years form a major segment of the food insecure population, and malnutrition in mothers affects the health of the unborn babies, leading to intergenerational hunger. तो यार यहाँ पे वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया था शायद द पॉवर्टी चैप्टर में भी, कि महिलाओं पे दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि गरीब घर में अगर एक महिला है तो वो गरीबों में भी गरीब है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो घर के रिसोर्सेज हैं वो उसके साथ इक्वली शेयर नहीं करे जा रहे हैं, ठीक है, घर के रिसोर्सेज उसके साथ बराबर शेयर नहीं करे जा रहे हैं, उसके साथ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन, जहां पर आप एकदम कमजोर हो जाते हो क्योंकि आपको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये ना महिलाओं में देखा जाता है बहुत बारी। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जब एक प्रेग्नेंट मदर है तो उसको एक उस लेवल का न्यूट्रिशन भी चाहिए, बिकॉज शी इज कैरिंग द बेबी ऑल्सो। लेकिन बहुत बारी अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे वो नरिशमेंट नहीं मिलता है तो इससे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो वही बात है, इंटरजेनरेशनल हंगर कॉज कर देता है कि वो महिला जिसने बच्चा पैदा करा है वो तो कमजोर है ही, जो बच्चा है वो भी कमजोर आप पैदा कर रहे हो, ठीक है, तो वो वाली चीज है। यहाँ पर चिल्ड्रन अंडर 5 years और एक तरीके से बच्चे भी जो हैं अंडर 5 years वो भी यहाँ पे हंगर के साथ गुजर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे अगर हम देखते हैं, रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, इट इज मोर सिवियर इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, ट्राइबल रिमोट रीजन्स एंड एरियाज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। ऑब्वियसली बच्चों कुछ रीजन्स में भी ऐसा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फूड इनसिक्योरिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स का मतलब है जहां उतना पैसा नहीं है, जहां पे उतनी डेवलपमेंट नहीं है, जहां लोग गरीबी में ज्यादा रह रहे हैं, वही बात हो गई। साथ ही में ट्राइबल रिमोट रीजन्स, जो थोड़े पिछड़े हुए इलाके हैं या फिर ट्राइबल एरियाज हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट एरियाज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ ऐसे एरियाज जहां पे बच्चों एक तरीके से प्राकृतिक आपदा आने का खतरा ज्यादा है, तो वो एरियाज में भी फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स आर यूपी, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट यूपी का, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा हमें फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो बात हो गई फूड इनसिक्योरिटी की। अब जरा आगे चलते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इज हंगर, विच इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन बट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। अब बच्चों यहां पर देखो क्या लिखा है, एक और एस्पेक्ट है दैट इज हंगर। ओके, तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यहां बोला जा रहा है कि इफ यू आर पुअर, अगर आप गरीब हैं तो ऑब्वियसली आप हंगर से जूझोगे, है ना, तब तो आपके साथ फूड इनसिक्योरिटी होगी होगी कि इफ यू आर पुअर तो आप वही जो है, आपके पास पैसा नहीं है, अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, तो हाउ विल यू बाय फूड, आप अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे करोगे, तो यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। बट एक और चीज लिखी है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर देन ऑल्सो यू विल बिकम पुअर। मतलब कि देखो यार, जो इंसान मतलब जो एक तरीके से जिसके पास खाना नहीं है, या वो अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से जितना उसको खाना चाहिए, जितना उसकी डाइट होनी चाहिए उस हिसाब से अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो क्या होगा, अगर वो हंगर की प्रॉब्लम से जूझेगा ना इंसान, तो उसको बीमारियां लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो है अस्पताल में घूमना पड़ेगा, अपना इलाज कराना पड़ेगा, और इलाज में बहुत पैसा जाता है, विच विल अल्टीमेटली मेक यू पुअर।
तो यहाँ वही बताई जा रही है बात कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डाइट का, अपने खाने का ख्याल नहीं रखोगे तो उससे बीमारियां लग सकती है। बीमारियों की वजह से आपको इलाज बार बार कराना पड़ेगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे खर्चने पड़ेंगे, इट विल अल्टीमेटली मेक यू पुअर। तो दोनों चीजें करेक्ट है कि अगर आप पुअर हो तो आप हंगर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, और अगर आप हंगर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो यू विल अल्टीमेटली बिकम पुअर। ठीक है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। अब बच्चों हंगर भी दो टाइप की होती है। ठीक है, हंगर जो है, जब हम भूख की बात करें तो ये भी दो टाइप की प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। एक है हमारी क्रॉनिक हंगर, कौन सी है, क्रॉनिक हंगर, और दूसरी है सीजनल हंगर। अब मैम इसमें क्या डिफरेंस है यार? देखो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। क्रॉनिक, क्रॉनिक होता है जो चीज एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चल रही है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए चल रही है। तो क्रॉनिक हंगर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मतलब कि बच्चों अगर एक इंसान बहुत लंबे समय से क्या है, ना तो सही क्वांटिटी का खाना खा पा रहा है, मतलब जितना उसको खाना चाहिए उतना खा नहीं पा रहा है, और अच्छी क्वालिटी का भी खाना नहीं खा रहा है, तो वो जूझ रहा है क्रॉनिक हंगर से, जो कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से परसिस्ट कर रही है, बहुत लंबे टाइम पीरियड से चलती आ रही है। और दूसरी है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर भी नाम से आपको पता चल रही होगी, जो कि सीजनल है, जो कि कुछ टाइम के लिए है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे वही बात है, इट इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो बच्चों जैसे बहुत बारी ऐसा रूरल एरियाज में होता है कि वहां पे लोगों को काम मिलता है फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक एक सीजन आ गया है जहाँ फसल उगनी है, उसकी कटाई वटाई होनी है, तो तब तो आपके पास काम है। तो जब काम है तब पैसा है, और जब पैसा है तो आप अपना खाना जो है अफोर्ड कर पा रहे हो, खा पा रहे हो। बट जब आपके पास काम नहीं है, जब वो एक तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करने का टाइम नहीं है, वो सीजन ही ऑफ हो गया है, तो ऑफ सीजन में जब when you don't have work, that means you're not getting money, and when you are not getting money, that means you're not able to afford the food that you want. तो that results to seasonal hunger, कि एक सीजन में तो हम खा पा रहे हैं, बट एक सीजन ऐसा है when we are not able to afford the food. तो यहाँ पे बच्चों ये दो टाइप की हंगर है, क्रॉनिक हंगर जहां पर आपकी डाइट परसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनएडिक्वेट है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड सीजनल हंगर जहां पर एक तरीके से हम देखते हैं कि फॉर अ स्पेसिफिक सीजन यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड फूड, या फिर यू आर गोइंग थ्रू द हंगर। ठीक है, नाउ अब जरा ये देखो, ये तो बहुत ही बुरा एस्पेक्ट हमने देखा है, लेकिन कुछ अच्छी चीजों की भी बात करते हैं कि मैम हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं क्या? सही में फूड इनसिक्योरिटी है और इतनी ज्यादा है, ये तो हमें पता ही नहीं था। कुछ पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए हमको, तो डेफिनेटली। तो सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि बच्चों आजादी से ही इंडिया हैज बिन एमिंग, हमारे भारत देश का उद्देश्य रहा है कि हमें अपने देश में सेल्फ सफिशिएंसी पे एम करना है। किस पे एम करना है? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड पे एम करना है, फूड ग्रेन्स पे, मतलब खाना जो है, अनाज जो है, वो हम उस मामले में सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, कि हमारे देश के लोग जो हैं उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है खाने की, उतना खाना हमारे देश में ही प्रोड्यूस होना चाहिए। बच्चों दिस इज व्हाट सेल्फ सफिशिएंट मीन्स, कि हमें किसी दूसरे का दर पे ऐसे खटकाना ना पड़े कि प्लीज आप हमको खाना भिजवाओ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर उतना खाना प्रोड्यूस हो जितना इंडिया के लोगों को चाहिए। तो वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन दैट मैटर, वी शुड बी आत्मनिर्भर। ठीक है, नाउ after independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. In the field of agriculture, India adopted a new strategy which resulted in the Green Revolution. और इसी self-sufficiency को achieve करने के लिए बच्चे हमने क्या करा है? Green Revolution की strategy को adopt करा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, हमें क्या बनना था? सेल्फ सफिशिएंट बनना था। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए वी अडॉप्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। वैसे तो ऑल्दो आई नो दैट यू माइट हैव हर्ड समवेयर अबाउट इट, बट लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, फटाफट से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों एक ऐसी चीज थी जो हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करी थी ताकि हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। मैम कैसे होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज? तो लेट मी टेल यू। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ HYV सीड्स। ये स्पेशल बच्चों इन्होंने सीड्स बनाए थे, HYV सीड्स, जिसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी कि जिससे उपज ज्यादा होगी। मतलब कि अगर आप अपने खेत में इन HYV सीड्स के जो हेल्प लेके खेती करोगे, इनको बो दोगे, तो क्या होगा? जैसे पहले अगर ऐसे 2-3 ग्रेन्स आ रही थी, तो HYV सीड के लगाने से अब जो है ग्रेन्स आएंगी और भी ज्यादा ग्रेन्स आएंगे, और आपके जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, उपज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना मैम, ये तो बहुत अच्छा सोचा है यार, इससे तो काफी मतलब प्रोडक्शन बढ़ी होगी। डेफिनेटली वह जो प्रोडक्शन बढ़ती है, हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन से, HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन से बेसिकली जो अमीर फार्मर्स होते हैं वो तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां पे द फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड दिस टेक्नोलॉजी। तो इसका जो इम्पैक्ट रहा, प्रोडक्टिविटी में जो इंक्रीज रहा, वो काफी लिमिटेड रहा, वो एक स्पेसिफिक एरिया में लिमिटेड रहा, ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो ऑल्दो सोच अच्छी थी, काम अच्छा था, बट रिजल्ट उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जहां पर बेसिकली बताया गया है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर। तो कितने ज्यादा लोग बच्चों ये भूख की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका डेटा हमको दिया गया है। हम अगर देखें सीजनल, क्रॉनिक और टोटल बताया गया है। तो रूरल एरियाज की अगर मैं बात करती हूँ तो 1983 में इट वाज 16.2 सीजनल हंगर से जो जूझ रहे थे, 2.3% जो क्रॉनिक हंगर से जूझ रहे थे, एंड टोटल 18.5% पीपल वर फेसिंग द हंगर वाला प्रॉब्लम। एंड अभी आते आते इट हैज रिड्यूस्ड टू 3.3 विच इज अ वेरी गुड नंबर। सीजनल थोड़ा सा रह गया है 2.6, बट क्रॉनिक तो बहुत कम हो गया है, तो टोटल 3.3। एंड अर्बन एरियाज का भी अगर 2000 तक आके देखे तो बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों ये कि हमारे देश के अंदर हमने ये चीज देखी कि भाई जो सीजनल और क्रॉनिक हंगर है वो ओवर द टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है, एंड टोटल हंगर भी रिड्यूस हुई है, विच इज अ ग्रेट थिंग। दैट मीन्स कुछ तो हो रहा है देश के अंदर, ऐसा कुछ तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिससे कि ये हंगर रिड्यूस हो पाई है, जिससे कि लोगों को खाना मिल रहा है। तो यस, डेफिनेटली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ओके, सो बच्चों अब हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में कि व्हाट पॉलिसी हैज द गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये सवाल बन के आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो है आपकी ऐसा क्या काम कर डाला है जिससे कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी हो रही है, फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया जा रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, since the green revolution country has avoided famine even during adverse weather conditions। तो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड क्लैपिंग, ठीक है। कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही बच्चों, ऑल्दो उसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड था, मैंने आपको बताया कि कुछ ही एरियाज में जो है लोग उसका फायदा उठा पाए हैं, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से ही अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर कोई फेमाइन नहीं आया है ना, कोई बहुत बड़ी भुखमारी नहीं आई है, और ऐसा नहीं है कि स्थिति खराब नहीं हुई थी, बहुत बारी एडवर्स वेदर कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ा था, बहुत बुरे बुरे मौसम का हम जो है उससे गुजरे हैं, आपदाएं भी आई हैं, बट हमने फेमाइन को अवॉइड करा, वी हैव नॉट इनकर्ड एनी फेमाइन। नाउ India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. The availability of food grains has been ensured with a carefully designed food security system by the government, and this system has two components. अब बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है यार देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से भुखमारी की स्थिति नहीं आई है, और उसी के साथ हमारे देश के अंदर पिछले 30 साल से हमने बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करा, और फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में हम लोग आत्मनिर्भर भी बने हैं। तो हमारा जो एम था ना कि वी हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, कि देश में जितने लोगों को खाना जितना चाहिए उतना खाना देश में बनना चाहिए, तो उस बेसिस पे हम आत्मनिर्भर भी बन गए, उतना खाना हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो अवेलेबिलिटी है, कैसे आप इंश्योर कर पा रहे हो, ये जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है, दिस हैज बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना, फूड सिक्योरिटी सिस्टम किसका? गवर्नमेंट का। तो ये जो गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है कि सारे लोगों तक खाना पहुंचे, अफोर्डेबल खाना पहुंचे, कैसे इंश्योर हो रहा है? दो चीजों के थ्रू, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द बफर स्टॉक, अभी समझाऊंगी, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बफर स्टॉक एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे पीडीएस सिस्टम, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट बच्चों देश के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट दीज टू थिंग्स आर। ऑलराइट, व्हाट इज द बफर स्टॉक? व्हाट इज द बफर स्टॉक गाइज? आपको कैसे पता होगा, है ना? पता भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी विस्तार से बताऊंगी। देखिए, बफर स्टॉक क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस
procured by the government through the Food Corporation of India. The stock of wheat and rice purchased by the FCI from the farmers where there is a surplus production. अब बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना. Farmers are paid a pre-announced price called the minimum support price every year, MSP declared by the government before the sowing season to provide incentives to the farmers for raising the production of these crops. It is created to distribute food grains in the deficit areas among the poorer sections of the society at a price lower than the market price, also known as the issue price. All right. बच्चों यहाँ पर let's talk about the buffer stock. बट उससे पहले बफर स्टॉक क्या है? स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करके रखता है. अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट क्या करता है बच्चों, अपनी ग्रेनरीज जो है, मतलब बहुत सारा जो अनाज है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है देश के अंदर, कोई आपदा आती है, तो उस टाइम पे लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए. तो इट इज द स्टॉक मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ लेट मी टेल यू कि ये स्टॉक वो मेंटेन करते कैसे हैं, ठीक है, करते कैसे हैं इसको मेंटेन. तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई जो है बच्चों, एफसीआई सबसे पहले क्या करता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को अनाउंस करा जाता है, जहां पे फार्मर्स को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको आपकी फसल का कितना पैसा दिया जाएगा. एश्योर्ड मतलब फार्मर्स को ये नहीं देखना है कि कौन हमारा अनाज खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया बिफोर द सोइंग सीजन. अभी किसान ने खेती करनी चालू नहीं करी है, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने बता दिया कि देखो आप चावल उगाओगे, गेहूं उगाओगे, इसका हम आपको ये फिक्स्ड रेट देंगे, इसमें फिक्स्ड रेट में हम आपसे खरीद लेंगे. 20 रुपए दे रहे, किसी का 30 रुपए पर केजी दे रहे, तो इस तरीके से फिक्स कर दिया रेट. दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. पहले ही अनाउंस कर दिया एक इंसेंटिव की तरह कि यार देखो आप लोग खेती करो, ठीक है, जबरदस्त खेती करो, बहुत सारी खेती करो और टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो खेती आप जो करोगे, आपका ये जो अनाज है, ये गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी जिस दाम पे हम आपसे वादा करके जा रहे हैं. जो हम आपको प्राइस बता रहे हैं, इसी प्राइस पे हम आपसे ये सारा अनाज खरीदेंगे. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेझिझक जो है खेती करो आप. ओके, तो बेसिकली एमएसपी को अनाउंस कर दिया जाता है. इसके बाद बच्चों फार्मर्स को बोला जाता है कि आप राइस एंड व्हीट, ठीक है, ये दोनों चीजों की खेती करो, बहुत ज्यादा खेती करो, हम आपसे ये सारा सामान जो है हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेंगे. और यही जो सारे ग्रेन्स बच्चों गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, इसी को ही वो स्टोर करके रखती है, जिसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं. सिंपल है बहुत. तो किसानों को जाके पहले ही बोल दिया कि हम आपको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि 20 रुपए चावल का देंगे प्रति किलो और 30 रुपए गेहूं का देंगे प्रति किलो, सपोज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. अब भाई किसान को अच्छा लग रहा है, वाओ, कोई और नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट तो खरीदेगी, तो किसान भी चालू हो गया, उसने बहुत सारे चावल, बहुत सारा गेहूं जो है वो प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है. अब जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो गवर्नमेंट जिस दाम पे उन्होंने प्रॉमिस करा है उसी दाम पे किसान से वो सारा सामान खरीद लेगी, और फिर वो सारा सामान क्या करेगी, खा जाएगी? नहीं, खुद नहीं खाएगी, वो जो है बच्चों उसको स्टोर करके रखेगी, ताकि जो समाज में पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, बफर स्टॉक को इसलिए क्रिएट करा जा रहा है क्योंकि जो डेफिसिट एरिया जहाँ खाने की कमी है, या फिर जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको ऐसे दाम पे ये सारा सामान दिया जाए जो कि मार्केट में नहीं मिल रहा, मार्केट में महंगा मिल रहा है, उनको सस्ते पे देने के लिए, ठीक है, सस्ते दाम पे, जो कि इशू प्राइस होता है, इशू प्राइस पे ये फिर जनता को दे दिया जाएगा. तो ये राइस एंड व्हीट को एक तरीके से स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक है, इसी का ही स्टॉक बना के रखा जाएगा, बफर स्टॉक बना के रखा जाएगा. और फिर यही जो सामान है ये एक इशू प्राइस पे, इशू प्राइस मतलब कि प्राइस जो कि मार्केट से कम है, इशू प्राइस पे इसको फिर जनता को दे दिया जाएगा, जनता को, ठीक है, पीपल को दे दिया जाएगा एट एन इशू प्राइस लोअर देन द मार्केट. कैसे देगी गवर्नमेंट, कैसे प्रोवाइड करेगी? अब गवर्नमेंट ने स्टॉक अपने पास बना के रख लिया. अब नेक्स्ट काम है, चलो यहाँ पे फार्मर को भी खुश कर दिया कि भाई आपको भी पैसा दे दिया है आपकी फसल का. अब जनता को खुश करने की बारी है, और जनता को खुश करने के लिए बच्चों गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है. अब व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आ जाओ बताती हूँ. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स फूड प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फार्मर थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही आता है कि गवर्नमेंट जो है बच्चों अलग अलग एरियाज में अपनी राशन की दुकानें खोलता है, जहां पर वही इशू प्राइस जो है, जो बहुत ही कम दाम है मार्केट से, उस पे वो अनाज लोगों तक पहुंचाता है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम.
Ration shops, also known as the fair price shops, keep stock of food grain, sugar, kerosene for cooking. Rationing in India introduced in the 1940s against the backdrop of the Bengal famine, and in the mid 1970s 3 important food intervention programs were also ensured. तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे वही चीज हुई है, गवर्नमेंट ने अपना स्टॉक बना के रखा, ठीक है। स्टॉक को, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने स्टॉक प्रोक्योर कर लिया है फार्मर से, बहुत सारा आपने अनाज अपने पास रख लिया है, अब आपको ये जनता तक पहुंचाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको खाने की कमी है या फिर जो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए बच्चों गवर्नमेंट यहां पर देखो, उसके लिए गवर्नमेंट अपनी राशन शॉप्स खोलती है। इन राशन शॉप्स में इशू प्राइस पर, इशू प्राइस, ठीक है, जो बहुत ही कम दाम होता है मार्केट के मुकाबले, उस दाम पे जनता को जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जनता को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाते हैं राशन शॉप से। और यही चीज है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अनाज। तो ये जो राशनिंग है बच्चों, देखो राशनिंग का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बता देना कि 5 किलो चावल की या 10 किलो ये जो है गेहूं की आपको मिलेगा, तो ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है, वो भी उस इशू प्राइस पे बहुत कम दाम पे एज कम्पेयर टू द मार्केट, ठीक है। तो राशनिंग जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी जब बंगाल फेमाइन आया था इंडिया में, उस टाइम पे 1940s के थ्रू, एंड उसके बाद हम देखते हैं मिड 1970s में 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया। एक तो डेफिनेटली हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जहाँ पे अनाज जो है बहुत कम दाम पे इशू प्राइस पे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जहां पर ऑब्वियसली बात है बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं वही आगे आने वाला कल है, उनके जो है सेहत का, न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही में फूड फॉर वर्क, जिसका सिंपल सा नाता है कि भाई जितना ज्यादा काम मिलेगा लोगों को, उतना ही ज्यादा लोग कमाएंगे और उतना ही ज्यादा लोग खाना अफोर्ड कर पाएंगे। तो फूड फॉर वर्क का मतलब है कि काम प्रोवाइड करना, काम से लोगों को पैसा मिलेगा और पैसे से लोग खाना अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें जो है प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एट प्रेजेंट बहुत सारे पैप्स हैं, पैप्स वो नहीं जो ऐसे आलिया जी, रणबीर जी ऐसे एयरपोर्ट पर रहकर करते रहते हैं बच्चों, यहाँ पे पैप्स का मतलब है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, यानी कि गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम्स। मैम हम तो फूड सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो फिर हम गरीबी हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों दोनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं, गरीबी की वजह से ही तो फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि इंसान गरीब है तभी तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है खाना। तो यहाँ पे वही बात है कि हम लोग गरीबी को हटाएंगे, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे पॉवर्टी हटे, उसी से ही बच्चों लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, गरीबी से हटेंगे वो बाहर, तभी वो जो है खाना भी अपना अफोर्ड कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली रूरल एरियाज जहाँ पे एक तरीके से हमें जो है नौकरियां वगैरह प्रोवाइड करके या किसी भी तरीके से उनको गरीबी से निकालना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देके, काम देके, ठीक है, ताकि वो पैसा कमा सके, और पैसा अगर वो कमाएंगे तभी वो जो है खाना भी अफोर्ड कर पाएंगे। तो इससे दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, गरीबी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और फूड इनसिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। वही बात है कि जितना ज्यादा रोजगार आप प्रोवाइड करोगे उतना ही इंसान कमाएगा, और जितना ज्यादा इंसान कमाएगा उतना ही ज्यादा वो खाना भी प्रोक्योर कर पाएगा, इन द सेंस खरीद पाएगा, ठीक है। चलो अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है पीडीएस सिस्टम, है ना, कि मैम वाओ वेरी अमेजिंग, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है, गवर्नमेंट ने फार्मर को भी खुश करा है और जनता को भी खुश करा है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करता है, अपना फूड कॉर्पोरेशन के थ्रू सबसे पहले बच्चों जाकर हम लोग देखते हैं किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करता है, जहां पे गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम आपको एक फिक्स्ड प्राइस जो है ये प्रोवाइड करेंगे आपके अनाज के लिए, आप जो है बेझिझक अनाज को उगाओ, जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रोड्यूस करो। किसान भी लग गए हैं, चावल गेहूं उगाएंगे, वो भी चावल और गेहूं उगाते जा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट उनसे जाके जितना दावा करा था उतने ही दाम में उनसे चावल और गेहूं खरीद लेता है। अब ये सारा खा नहीं जाएगा खुद, गवर्नमेंट जो है बच्चों इसको अपने बफर स्टॉक के थ्रू, मतलब ग्रेनरीज वगैरह में स्टोर करके रखवा देता है जहां वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो ग्रेनरीज में रखवा दिया आपने, स्टोर करा के रखवा दिया। अब ये सारा जो अनाज है ये जाएगा गवर्नमेंट की राशन शॉप्स में, जिनको खोला गया है ताकि उन राशन शॉप्स में जितने भी लोग हैं जिनके पास, जिनको खाना नहीं मिल रहा है या खाना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक इशू प्राइस पे, यानी कि एक बहुत कम दाम पे वो खाना प्रोवाइड करा जाएगा। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग द फार्मर्स, प्रोवाइडिंग देम मनी फॉर देयर फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो बेनिफिटिंग द पीपल, ठीक है। उनको एक इशू प्राइस पे एक बहुत कम दाम पे खाना प्रोवाइड करा रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप
टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। बच्चों ये तो बात है कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने बड़ा सोच समझ के बनाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अहम कदम उठाया गया है गवर्नमेंट द्वारा फूड सिक्योरिटी देश में लाने के लिए। नाउ 1992 में एक रिवैम्प्ड मतलब चेंज करके फिर से जो है बदल के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया था, आरपीडीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोला गया है। उसके बाद जून 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया था, जहां पर पुअर इन ऑल एरियाज को टारगेट किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो स्पेसिफिकली हर एरिया में जो जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट करते हुए ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया था। 2000 में 2 स्पेशल स्कीम्स को भी लॉन्च करा गया है। सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना, जो कि बच्चों बेसिकली जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, गरीबों में भी सबसे जो गरीब होते हैं उन पे फोकस कर रही है। और हमारी अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये फोकस कर रही है ऑन द सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे फोकस किया जा रहा है। तो 2000 में ये दोनों स्कीम्स आई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो over the years, PDS proved to be the most effective instrument of government policy, stabilizing prices, making food available to consumers at affordable prices. However, PDS system has faced several criticism on several grounds. तो बच्चों यहाँ पर देखो वही बात है कि पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छी कोशिश थी सरकार की, जिससे कि फूड सिक्योरिटी हो सके, देश के अंदर फूड सिक्योरिटी को लाया जा सके, कंज्यूमर्स को बहुत ही कम दामों पर एक तरीके से खाना प्रोवाइड करा जा सके। बट ओवर द इयर्स देखो वही बात है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस पीडीएस सिस्टम ने फेस करा है, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, लोग जो है आलोचना करनी उन्होंने चालू कर दी है, बुराइयां करनी चालू कर दी है। क्यों पीडीएस सिस्टम की इतनी बुराई क्यों हो रही है? लेट अस सी। सबसे पहले हाई लेवल्स ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज वेरी अनडिजायरेबल एंड वेस्टफुल। अभी क्या करा भाई, बोला उनको किसानों को कि आप एक काम करो, बनाओ जितना ज्यादा बेझिझक क्यों ना चावल गेहूं, आई वांट मोर चावल मोर गेहूं, इस तरीके से आपने बोल दिया है। अब किसान भी बच्चों एकदम चावल और गेहूं बनाने में तैयार हो गए हैं, मतलब खेती करने में तैयार हो गए हैं। ठीक है, खेती करते जा रहे, इतना सारा बफर स्टॉक फूड ग्रेन्स का जमा करके रख लिया है जो कि जिसकी यूज भी नहीं है, मतलब वो काम में भी नहीं आने वाला। तो एक तरीके से आप खाना वेस्ट कर रहे हो, आपने जरूरत से ज्यादा। हम कभी कभी क्या करते हैं, लालच में आके हाँ ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, है ना। शादी में बहुत ज्यादा होता है, शादी में कहीं जाते हैं तो ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, हर काउंटर पे जाके जो है पाव भाजी भी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, बट एट द एंड वी वेस्ट सम ऑफ द फूड विच इज नॉट राइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि गवर्नमेंट इतना सारा खाना बनवा तो लिया, अनाज बनवा तो लिया, लेकिन उसे स्टोर भी कर लिया है, पर वो स्टोर जो करा है इतना सारा खाना वो काम में ही नहीं आ रहा, इट इज गेटिंग वेस्टेड। नाउ in states such as Punjab, Haryana, Western UP, Andhra Pradesh, mainly 2 crops, wheat and rice are grown. अभी क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न बदल दिया है भाई, किसान कुछ और उगा ही नहीं रहे। बहुत सी जगहों में, जैसे कि आपने स्टेट्स के नाम पढ़े, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बेसिकली इन सभी रीजन्स में फार्मर्स को क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट द्वारा मिल रहा है, तो फार्मर सिर्फ चावल और गेहूं की खेती करता जा रहा है, वो कोई और क्रॉप उगा ही नहीं रहा। तो भाई क्रॉप्स की तो दूसरे की भी जरूरत है ना, दाल की भी जरूरत है, हमें और भी बहुत सारे क्रॉप्स की भी जरूरत है, क्यों नहीं उगा रहे आप वो? ठीक है, तो फार्मर इस चक्कर में क्योंकि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है तो वो चावल और व्हीट की ही खेती करे जा रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट, एक और क्रिटिसिज्म है, इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज आल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फॉल इन द वाटर लेवल, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दी स्टेट्स। अब चावल उगाते उगाते भाई इतना सारा पानी जो है, क्योंकि बच्चों चावल की खेती में पानी बहुत लगता है, तो इतना सारा पानी डाल दिया, इतना ज्यादा इरिगेट कर दिया आपने फील्ड को कि वो पानी जम जाएगा, एक टाइम में वो पानी जम जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, वो सलाइन हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, तो वो सारी चीजों की प्रॉब्लम यहाँ पर आने लगेगी। वाटर लेवल, जो वाटर टेबल का लेवल है वो भी गिरने लगेगा, है ना। और एक तरीके से हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर खतरा है कि आप पानी को कम करते जा रहे हो, वाटर लेवल को आप कम करते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, तो इट्स रॉन्ग। इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो रॉन्ग। प्लस PDS dealers started malpractices like diverting the grains to open market to get a better margin and selling poor quality grains at the ration shops. अब बच्चों ये जो PDS डीलर्स थे, है ना, जो ये दुकान वगैरह चलाते थे, राशन शॉप्स, ये बड़े चालाक निकले। ये क्या करने लगे, ये जो अनाज आता था ना गवर्नमेंट का बफर स्टॉक से उठ के जो अनाज आ रहा है राशन शॉप के अंदर, ये उस अनाज को लेकर ओपन मार्केट में, यानी कि जो नॉर्मल मार्केट है जहां पे जैसे जो चीज 20 रुपए की है वो 20 रुपए की बिक रही है, तो वो 20 रुपए की बेचने लगे ओपन मार्केट में। और क्योंकि पता है कि भाई वहां मार्जिन ज्यादा मिलेगा,
है तो 7-8 रुपए की, इसको 20 रुपए में बेच देंगे ओपन मार्केट में, हमें फायदा हो जाएगा। और जो गंदी क्वालिटी का अनाज है वो इन शॉप्स में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी ग्रेन्स जो है राशन शॉप पे बेच रहे हैं, और जो अच्छी क्वालिटी की ग्रेन्स आई थी बफर स्टॉक से वो ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, वो ज्यादा महंगे प्राइस में, ताकि खुद पैसा कमा लें। साथ ही में इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, कभी दुकानें खुल रही हैं कभी दुकानें बंद है, तो भाई जिसको जाना हो सामान खरीदना हो क्या करेगा। इन द रिसेंट ईयर्स another factor led to the decline of the public distribution system. 3 types of cards and the range of prices that you see today did not exist. Any family above the poverty line gets very little discount at the ration shops, and the price for APL families is almost as high as open market price, so there is little incentive for them to buy these items from the ration shop. अब बच्चों एक और यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है, जैसे 3 टाइप के कार्ड्स बने हैं, ठीक है। एक है अबव पॉवर्टी लाइन, एक है बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक है अंत्योदय वाला कार्ड, जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार देखो राशन शॉप में भी ना जो प्राइस है वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी और अंत्योदय कैटेगरी को तो चलो कम मिल रहा है, कि जैसे सपोज कोई चीज ओपन मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में जहां हम खरीदते हैं, वहां पे सपोज कोई चीज अगर 20 रुपए की मिल रही है, तो यहाँ पे सपोज वो चीज मिल रही है इनको 6 या 7 रुपए की, ठीक है, 6 या 7 रुपए की मिल रही है सपोज। लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, अब यार एक बात बताओ, अबव पॉवर्टी लाइन को इतना अबव थोड़ी है वो इंसान, है ना। अबव पॉवर्टी लाइन को सेम उसी रेट पे मिल रही है, ओपन मार्केट जितने ही प्राइस पे उसको मिल रही है, तो फिर क्या फायदा हुआ अबव पॉवर्टी लाइन वाले इंसान के लिए, क्या फायदा हुआ आपकी राशन शॉप से अनाज खरीदने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लिटिल कंफ्यूजन, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम पर अबव पॉवर्टी लाइन को जरूरत क्यों है कम दाम की। बच्चों मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक इंसान जैसे 1000 रुपए पे फिक्स करा है, बिलो पॉवर्टी लाइन है अगर वो 999 कमाता है, और अबव पॉवर्टी लाइन है अगर वो 1001 कमाता है, तो कितना डिफरेंस है उस इंसान में, उसकी इनकम में। बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है 2 रुपए का फर्क है ना, लेकिन फिर भी उसको एक को बिलो पॉवर्टी लाइन बोल रहे हैं और एक को अबव पॉवर्टी लाइन बोल रहे हैं, ऑल्दो उनकी इनकम में बहुत कम डिफरेंस है। और बहुत बारी बच्चों जो लोग बिल्कुल ही अबव पॉवर्टी लाइन है हल्के से, ठीक है, दैट मीन्स दे आर स्टिल पुअर ओनली। पर यहाँ पे वही हो रहा है कि उनको भी सेम ओपन मार्केट के ही दाम में चीजें मिल रही हैं, विच इज नॉट जस्टिफाइड, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, दैट्स द थिंग। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं इतना सारा। ओके, लास्ट चीज पे आते हैं। अब ये तो सारे क्रिटिसिज्म थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। लास्ट चीज पे आते हैं, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी। बच्चों कोऑपरेटिव क्या होते हैं? देखो, जो इंसान किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं वही लोग उसे मार्केट में बेच दे रहे हैं, कोई मिडल मैन नहीं आ रहे, बीच में कोई और लोग नहीं आ रहे प्रॉफिट खाने के लिए। सो दैट इज वाई, जैसे जो सपोज जो लोग एक तरीके से भेड़ बकरियां एनिमल रेयरिंग करते हैं, वही फिर जो है मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने लग जाएं, तो इट्स द थिंग। जो एक तरीके से रॉ मटेरियल बना रहा है वही उसको बेच रहा है, ठीक है, दैट्स द थिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स। हम लोग देखते हैं इंडिया में कोऑपरेटिव्स और ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, ये भी फूड सिक्योरिटी लाने में एक बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ कोऑपरेटिव्स का एग्जाम्पल बताती हूँ, हम लोग देखते हैं बच्चों साउथ में, वेस्ट में इंडिया के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स आर मदर डेयरी इन दिल्ली, अमूल फ्रॉम गुजरात एंड अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS इन महाराष्ट्र। तो ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं बच्चों, जहाँ पे द पीपल हु आर एक्चुअली, जैसे जो लोग सपोज गांव से हैं और वो लोग जो है मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकर आ रहे हैं, वही सब बेचते थे, और वही लोग साथ में आ रहे हैं, दे आर टुगेदर सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वही डायरेक्टली बेच रहा है, दैट इज अ कोऑपरेटिव, बीच में कोई मिडल मैन नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि प्राइस जो है वो कम रहेगा, प्राइस कम रहेगा और लोगों तक जो है, पुअर पीपल तक अफोर्डेबल प्राइसेस में जो है चीजें मिल जाएंगी उनको। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं, जैसे ग्रेन्स को ADS बेच रहा है महाराष्ट्र में, मदर डेयरी, अमूल आपने बहुत फेमस है, तो इनका तो आप बहुत सारी ब्रांचेस है, सभी ने सुना ही होगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। वेरी वेरी इजी चैप्टर गाइज। मेरे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि फूड सिक्योरिटी की 3 डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि वही अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसी के साथ आपको ये भी पढ़ना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम सिस्टम के जो 2 पहलू हैं, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में याद रखना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्रिटिसिज्म है वो भी याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, अच्छे से इनको पढ़ लोगे तो पूरे नंबर इस चैप्टर में आ जाएंगे। एंड आज ये चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर माय ज्वालामुखीज, लव यू ऑल।